अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। ओके, इस नाम पे देखो, ये है वेटलेस। ओके, यानी वेट का ना होना। जैसे अगर मैं एक लफ्ज़ बोलूँ सेंस और फिर मैं बोलूँ सेंसलेस, तो क्या मतलब हो जाएगा? सेंस का ना होना। तो सिमिलरली वेट यानी वेट का होना, वेटलेस यानी वेट का ना होना। अच्छा, वेट का ना होना तो हम बाद में समझेंगे ना, पहले हम अपने पॉइंट समझते हैं। और पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ वेट, यानी वेट क्या है। देखिए, हमने पढ़ा हुआ है मैस और वेट में क्या फ़र्क होता है। उसमें हमने पढ़ा था जो वेट होता है ना बच्चे, दैट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिससे ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जितनी फोर्स से ज़मीन अपनी तरफ खींचेगी वो उसका वेट होगा। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर है। अब मैं इसको अगर यहाँ पर छोड़ता हूँ तो ज़मीन ने अपनी ग्रेविटी की वजह से इसको नीचे खींच ली। ओके, नाउ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्स ऑफ बचे ग्रेविटी लगी है ना, वो इसका वेट होगा। राइट, तो व्हाट इज़ वेट? वेट इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिस फोर्स के साथ ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ओके, हाउ वेट इज़ मेजर्ड। अब अगर आपने किसी चीज़ का वेट को मेजर करना हो ना कि कितनी फोर्स लग रही है, तो हम उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे? उसका नाम है बच्चे स्प्रिंग बैलेंस। क्या नाम है? स्प्रिंग बैलेंस। ये भी आपने समझा हुआ है क्या होता है। देखो, हमारे पास इस तरह का एक बैलेंस होता है जिसके अंदर बच्चे एक स्प्रिंग जुड़ा होता है, समथिंग लाइक इट। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? स्प्रिंग जुड़ा होता है, ये वाला स्प्रिंग। ओके, और इसके नीचे आप क्या करते हो? किसी भी ऑब्जेक्ट को बांध देते हो जिसका आपको वेट चाहिए। तो मान लें मुझे इस जो है ना वो स्क्वायर वाले यानी इस डिब्बे का वेट चाहिए, तो मैंने इसको इसके स्प्रिंग के एक एंड पे बांध दिया और दूसरे एंड पे इस पे लगी होती है एक अदद हुक। तो यहाँ पर इस पे क्या लगी होगी? हुक लगी होगी, जहाँ से कोई भी बंदा इसको पकड़ेगा। ठीक है, नाउ इसका ये जो कोर वाला पार्ट है ना, मेन पार्ट, इसके यहाँ पर होंगे रीडिंग्स। क्या होंगे? रीडिंग्स, जो कि जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा ना, देखो ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये नीचे की तरफ इस स्प्रिंग को पुश करेगा। तो स्प्रिंग के साथ जुड़ा होता है एक तरह का नीडल यानी सुई। तो वो सुई जिस रीडिंग के इक्वल आ जाएगी वो उसका वेट होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखें, जब आपने कोई भी चीज़ नहीं ना बांधी होगी तो इसके अंदर जो स्प्रिंग होगा वो अपनी नॉर्मल हालत में होगा। लेकिन जब आप इस स्प्रिंग के साथ कोई ना कोई चीज़ लटका देते हो ना, तो ये चीज़ जाहिर है फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी और ये थोड़ी सी नीचे आएगी। ओके, जब नीचे आएगी तो ये स्प्रिंग को ना खींचेगी, थोड़ा फैलाएगी। तो स्प्रिंग के साथ लगा होता है ये रेड कलर का पॉइंटर, और ये पॉइंटर जितनी रीडिंग के ऊपर आएगा वो उसका वेट होगा। ठीक है, अब इस बैलेंस का नाम है स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस वो बैलेंस है जो कि वेट मेजर करता है किसी भी चीज़ का। अब थर्ड नंबर पे आती है कि वेटलेसनेस होती क्या है, जो हमारा टॉपिक है। वेटलेसनेस का मतलब है कि कोई चीज़ अपना वेट खो दे। अब ये कैसे मुमकिन है? हर जो चीज़ होती है वो ग्रेविटी की तरफ तो अट्रैक्ट होती है ना, तो उसका वेट भी तो होगा। क्या ये पॉसिबल है कि कोई चीज़ अपना वेट खो दे? यस, एक टर्म होती है जिसका नाम है अपेरेंट वेट। क्या नाम है? अपेरेंट वेट, यानी एक ज़ाहरी वेट जो रियल वेट नहीं है। ठीक है, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस स्प्रिंग बैलेंस में मौजूद रीडिंग को दे ही ना पाए। मतलब मैंने कोई ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बैलेंस से बांधा, अब वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंटर को हिला ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो क्या हम इसका नतीजा निकालेंगे? हम ये नतीजा निकालेंगे या तो इंस्ट्रूमेंट ख़राब है या फिर इसका वेट नहीं है। अब अगर मैं ये सेम प्रोसेस 3-4 सही इंस्ट्रूमेंट से कर लूँ, मतलब मुझे लगा चलो ये इंस्ट्रूमेंट ख़राब होगा, ये कैसे मुमकिन है कि इसका वेट ही ना हो, तो मैंने इस तरह का एक और स्प्रिंग बैलेंस एक और बना ली, सारे सही थे।
मैं ये ऑब्जेक्ट किसी भी स्प्रिंग बैलेंस के साथ बांधता हूँ ना, तो उसका पॉइंटर मूव ही नहीं करता। अब जब पॉइंटर मूव भी नहीं कर रहा, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, तो पीछे यही हल निकलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वेटलेस हो गया है। अब प्रैक्टिकली जब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और छोड़ता हूँ, तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ये गिरेगा, यानी इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही तो वेट है। तो फिर इस कंडीशन को समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी ऐसा होता है ऑब्जेक्ट का वाकई वेट होता है, उस पर वाकई फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है, मगर वो हमें रीडिंग ही नहीं दे पा रहा होता। वो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर कोई ना कोई कुछ भी रीडिंग नहीं दे पा रहा होता, यानी उसका अपेरेंटली, यानी ज़ाहरी तौर पे उसका वेट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हम उसको कहते हैं, ये कंडीशन है वेटलेसनेस। ओके, अब ये कंडीशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये वेटलेसनेस आपको सैटेलाइट्स में देखने को मिलेगी। सैटेलाइट्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि ज़मीन के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। ये कल मैंने डेफिनेशन पढ़ाई। तो सैटेलाइट में चीज़ों का वेट ख़त्म हो जाता है, यानी वो चीज़ों से मुराद है कि आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जब वो सैटेलाइट्स में स्पेस में जाते हैं तो उनका वेट नहीं होता, वो हवा में ऐसे तैर रहे होते हैं। सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी सैटेलाइट्स के अंदर वेटलेस हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब फोर्थ कंडीशन है या फोर्थ पॉइंट है, वाई अ सैटेलाइट डज नॉट फॉल। पहली बात तो ये समझनी है कि एक सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द मूव कर रही है, वो गिरती क्यों नहीं है। ये समझने के बाद हम एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे, मतलब डेफिनेशन समझ लगी कि सैटेलाइट्स में चीज़ों का वेटलेसनेस हो जाता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो हम अगले पेज पे समझते हैं। ओके बच्चों, इस पेज पे आपको एक रेड कलर का ऑर्बिट नज़र आ रहा है। ओके, उससे भी पहले ये समझ लो, ये जो ग्रीन कलर की है ये अर्थ है। अर्थ के बाहर एक बड़ा सा सर्कुलर ऑर्बिट है। उस ऑर्बिट के अंदर ये जो ब्लैक कलर का एक डिब्बा है ना, दिस इज़ अ सैटेलाइट। सो लेट्स मेंशन कि ये हमारी सैटेलाइट है। ठीक हो गया। अब ये सैटेलाइट एक सर्कुलर पाथ में मुसलसल घूम रही है। ठीक है, इसके ऊपर लग रही है Fg यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि ज़मीन के सेंटर की तरफ एक्ट करती है, और इसकी वेलोसिटी जो टेंजेंट के अलोंग है ये परपेंडिकुलर है। मैंने कल भी बात की थी, इसकी वेलोसिटी लगती है टेंजेंट के अलोंग और ग्रेविटी की फोर्स लगती है सेंटर के अलोंग। दोनों बच्चे परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल बना रहे होते हैं। तो अब सवाल आता है कि जब ये सैटेलाइट पर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है ना, तो ये ज़मीन की तरफ आ क्यों नहीं जाती, ये आके ज़मीन के सेंटर पर गिर क्यों नहीं जाती? इसकी रीज़न है उसके ऊपर लगने वाली वेलोसिटी। देखो, अगर आप ग्रेविटी की फ़ोर्स को ही सिर्फ इमेजिन करें ना, यानी भूल जाएं कि ये इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी है, तो फिर तो लाजमी बात है ना कि इसने ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर आकर गिर ही जाना है। लेकिन अब सिर्फ उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लग रही, फोर्स ऑफ ग्रेविटी चाह रही है कि मैं इसको ज़मीन के सेंटर की तरफ ले जाऊँ, वेलोसिटी चाह रही है कि मैं इसको सर्कुलर पाथ से बाहर निकाल के इसको टेंजेंट के गिर्द खींच के ले जाऊँ। अब दोनों का दरमियान वाला रास्ता इख्तियार किया जाएगा जो कि सर्कुलर है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ना तो ज़मीन की तरफ गिरता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ना ही ये टेंजेंट के अलोंग मूव कर जाता है ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। तो ये दरमियान में रहता है एक सर्कुलर पाथ में। इस वजह से ये सैटेलाइट ग्रेविटी एक्ट करने के बावजूद भी ज़मीन के ऊपर आके नहीं गिरती। अब हम अपनी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में कि सैटेलाइट्स में वेटलेसनेस से वाकई में क्या मुराद है। देखो, ये ब्लैक कलर का जो डिब्बा है, इसको मैंने सैटेलाइट कहा है ना, इस सैटेलाइट में एक ऑब्जेक्ट है रेड कलर का, एक आदमी। ज़रूरी नहीं कि ये आदमी यानी लिविंग ही हो, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, नॉन लिविंग भी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को, रेड कलर का ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा ग्रीन कलर का साथ में स्प्रिंग बांधा हुआ है उसके सर पर, यानी उस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर से बांधा है, और वो इस सैटेलाइट की सीलिंग यानी छत के साथ बांधा हुआ है। ठीक है,
तो ये सैटेलाइट की छत है ना, ये सैटेलाइट की ज़मीन है, ये सैटेलाइट की छत है, मतलब सैटेलाइट की ज़मीन से मुराद है सैटेलाइट की बेस। ठीक है, तो ये सैटेलाइट की छत के साथ मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस बांधा है, ग्रीन कलर का एक स्प्रिंग नज़र आ रहा होगा। उस स्प्रिंग बैलेंस के साथ मैंने रेड कलर का एक ऑब्जेक्ट बांधा है, मे बी लिविंग मे बी नॉट लिविंग। अब इसके ऊपर ना दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी? एक तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, जो कि इसका वेट भी होता है ना नीचे की तरफ। तो मैंने अभी बता के हटाऊँ ना, वेट इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मैं दो अल्फाज यूज़ कर सकता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एफ फॉर फोर्स, जी फॉर ग्रेविटी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, या मैं कह सकता हूँ इसका वेट लग रहा है। एक ही बात है ना। नंबर 2, इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है जिसका नाम मैंने एफ एन रखा हुआ है, विच इज़ द नॉर्मल फोर्स। एफ एन से क्या मुराद है? नॉर्मल फोर्स, या टेंशन की फोर्स भी कह सकते हो। नॉर्मल फोर्स या टेंशन की फोर्स, क्योंकि जब रस्सी के साथ किसी को बांधते हो ना, जैसा कि एक रस्सी है आपके पास, इस रस्सी के साथ मैंने एक ऑब्जेक्ट को मान लो बांध दी। अब इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा, और इसके ऊपर लगेगी टेंशन की फोर्स, या आप इसको नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से स्प्रिंग के अंदर वो ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ है, तो स्प्रिंग के अंदर मौजूद होगी नॉर्मल फोर्स एफ एन, या टेंशन की फोर्स। ओके, और उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ऑपोजिट टू द वेट। यहाँ पर एक और बात समझनी है कि ये बच्चों रेड कलर का एक ऑर्बिट है ना हमने बनाया हुआ है, इस ऑर्बिट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, इसको आपने बोलना है आर, विच इज़ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये पूरा एक सर्कल है, उसका सेंटर यही वाला बनेगा, तो उसके सेंटर से लेकर उस तक का फासला रेडियस होगा। तो हम कहेंगे एक सैटेलाइट है ऑर्बिट के अंदर जिसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, और वो अर्थ के गिर्द मूव कर रही है। ओके, एक और बात करनी है, फिर हम आगे मूव करेंगे। देखो, ये जो पूरी सैटेलाइट है ना, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी पड़ा है, स्प्रिंग बैलेंस भी पड़ा है, उस पूरी सैटेलाइट का मैस होगा कैपिटल एम। देखो, सैटेलाइट का मैस है कैपिटल एम। अच्छा, अर्थ के मैस की भी अगर ज़रूरत हो ना तो हम उसको कैपिटल एम से ही जाहिर करते हैं, लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन में, इस टॉपिक में हमने सैटेलाइट के मैस को भी कैपिटल एम से जाहिर किया है। ओके, लेकिन उस सैटेलाइट के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, इसका मैस होगा स्मॉल है। तो ये फ़र्क रहना चाहिए। पूरी सैटेलाइट चूँकि बड़ी चीज़ है, उसका अपना भी वेट होगा, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उसका भी वेट होगा। तो पूरी सैटेलाइट का मैस जो है वो कैपिटल एम है, और उसकी अंदर जो क्या ऑब्जेक्ट पड़ा है उसका वेट, उसका मैस स्मॉल है। अब देखा जाए तो ये सैटेलाइट बच्चे सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है ना, तो ये ज़मीन के गिर्द मूव कर रही है, इसमें वेटलेसनेस आ जाएगी। जैसा कि हमने पीछे पढ़ के हैं कि वेटलेसनेस होती है सैटेलाइट के अंदर। वेटलेसनेस किसके अंदर होती है? सैटेलाइट के अंदर होती है। तो इसके अंदर आ जाएगी वेटलेसनेस। ओके, अब ये वेटलेसनेस क्यों आ जाती है, ये मज़ीद आगे जाके आपको समझ आएगी, लेकिन पहले ये समझे वेटलेसनेस की डेफिनेशन को एक बार ना रिवाइज़ कर लें। मैंने आपको कहा कि जब आप स्प्रिंग बैलेंस के साथ कोई ऑब्जेक्ट बांधते हो ना, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट लगता है नीचे की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी वो नीचे की तरफ उसको पुश करता है। तो मैंने कहा कि मान लो ये पुश ही ना करे, तो फिर ये स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर रीडिंग नहीं आएगी, इसका मतलब है वेटलेसनेस। तो अब हमने ये किसी तरह साबित करना है कि जो स्प्रिंग बैलेंस के अंदर रीडिंग है वो ना आए। अब स्प्रिंग के अंदर या स्प्रिंग बैलेंस के अंदर लग रही है एफ एन, यानी नॉर्मल फोर्स, और अगर मैं ये साबित कर सकता हूँ कि नॉर्मल फोर्स ज़ीरो हो जाए, यानी स्प्रिंग बैलेंस के अंदर कोई फोर्स, कोई एक्टिविटी ना हो, तो फिर हमें स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन का नाम क्या होगा? वेटलेसनेस। ठीक है, तो अब लॉन्ग क्वेश्चन का ये मुंह सर निकला है कि हमें ये साबित करना है नॉर्मल फोर्स ज़ीरो है। नॉर्मल फोर्स क्या है?
जो स्प्रिंग बैलेंस के अंदर लग रही फोर्स है वो ज़ीरो है, क्योंकि तभी स्प्रिंग बैलेंस हमें ज़ीरो रीडिंग देगा और फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर इसका तो कोई वेट ही नहीं आ रहा, यानी ये ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस हो गया है। सही हो गया। अब मैंने यही वाला सैटेलाइट का जो सारा अंदर का सिनेरियो है ना, ये मैंने साइड पे बना दिया। देखिए ये वो ऑब्जेक्ट है, इसके साथ ये ग्रीन कलर का क्या स्प्रिंग बैलेंस है, जो कि छत के साथ, ये छत मैंने बनाने की कोशिश की, जो कि इस सैटेलाइट की छत के साथ बांधा हुआ है, ठीक है। और दो फोर्सेस लग रही हैं, एक स्प्रिंग के अंदर ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है Fn नॉर्मल फोर्स, और ऑब्जेक्ट का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट है वो नीचे की तरफ। एंड यू नो ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी वेट क्या होगा, mg, ठीक है ना। मैस मैंने बोला ना ऑब्जेक्ट का मैस स्मॉल m है, तो ऑब्जेक्ट की ही बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट का mg यानी उसका मैस और उसकी ग्रेविटी। ओके, अब यहाँ पर बच्चों को एक कन्फ्यूजन हो जाएगी। देखो जैसे एग्जांपल में समझा है ना आपने कि उसके नीचे लग रहा है उसका वेट और ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन या नॉर्मल की फोर्स, तो अक्सर औकात ना हम इसको कैंसिल करते हैं, यानी ये दोनों बराबर होते हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। यहाँ पर भी कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो समझेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रही हैं, नीचे की तरफ उसकी वेट यानी mg लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रही है, तो वो ये तसव्वुर करेंगे कि ये दोनों भी ऑपोजिट हैं, बराबर हैं, तो ये कैंसिल होके ज़ीरो हो जाएंगे। अगर बच्चों ऐसा होता ना, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर आ जाता, क्योंकि उसके ऊपर लगने वाली ऊपर तले की जो फोर्सेज हैं, ऊपर नीचे की जो फोर्सेज हैं, वो तो कैंसिल हो जानी थी, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर आ जाता। क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है? आंसर इज नो। ये ऑब्जेक्ट तो सर्कल में मूव कर रहा है, सैटेलाइट सर्कल में मूव कर रही ना, तो ये ऑब्जेक्ट भी किस में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस है ना, वो बहरहाल ज़ीरो नहीं है। अगर वो ज़ीरो होती तो इट मस्ट कम टू एट रेस्ट, इसको रेस्ट के ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये तो सर्कल में मूव करी जा रहा है। तो फिर ये बात मेरी आपने याद रखनी है। पहली बात, आप इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे। आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? आप Fn को यानी ऊपर लगने वाली नॉर्मल फोर्स को जमा करते हैं नीचे लगने वाली mg की फोर्सेस के साथ, तो रिजल्टेंट निकल आता है ना जब दो फोर्सेस को जमा करते हैं। लेकिन अब की बार देखा जाए तो इनकी बच्चों डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक के साथ नेगेटिव लिखेंगे। तो लेट सपोज मैं पहली फोर्स के साथ ही नेगेटिव लिख लेता हूँ, नेगेटिव फॉर द डायरेक्शन। तो अब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है क्या वो ज़ीरो होना चाहिए? आंसर इज नो। ज़ीरो होता तो ये रुका होता, ये मूव ना कर रहा होता सर्कल में। अब सर्कल में मूव करवाने वाली फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर ये ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मूव कर रहा है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आएगा इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। मैंने ये बात दोबारा बतानी है कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो होता अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर होता। ये ऑब्जेक्ट तो सर्कल में मूव कर रहा था, सर्कल में मूव कौन करवाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आएगा। अब रिजल्टेंट कैसे निकाला? दोनों फोर्सेस को मैंने प्लस किया, सम किया, और पहली फोर्स के साथ नेगेटिव लिखा क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। तो अब यही वाली इक्वेशन मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। ओके बच्चों, तो Fc सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव Fn यानी नॉर्मल फोर्स प्लस mg यानी उसका वेट। नाउ Fc की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? mv स्क्वायर ओवर r, ओके, इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा, Fn रहेगा प्लस mg। ओके हो गया। अब देखें यहाँ पर मैं mv स्क्वायर ओवर r को सॉल्व करने लगा हूँ, जो कि Fc का फॉर्मूला है ना, तो mv स्क्वायर ओवर r। अच्छा, मैं इसको क्या तोड़ने लगा हूँ, देखें ये लिखा हुआ है v स्क्वायर ओवर r। डू यू रिमेंबर कि v स्क्वायर ओवर r क्या था? जी बच्चों, ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी ac था। तो m अपनी जगह पे रहेगा, साथ में ये जो है ये तो
ए सी यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ओके, तो मैं एम वी स्क्वायर ओवर आर को मैंने रिड्यूस करके एम ए सी लिख दिया। सो एम ए सी इज इक्वल टू माइनस एफ एन प्लस एम जी। अच्छा, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कल वाला, एक लो फ्लाइंग सैटेलाइट का। लो फ्लाइंग सैटेलाइट याद है, जो ज़मीन के बहुत करीब उड़ रही होती है, बहुत करीब होती है, और वहाँ पे उस पर लग रहा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दरअसल ग्रेविटी होती है। ठीक है, यानी वो ज़मीन के इतना करीब होती है कि उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन दरअसल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के इक्वल होता है। तो फिर हम यहाँ पर ए सी की जगह क्या लिख लेते हैं, मैं यहीं पर इसको ए सी को काट रहा हूँ, एम जी बन गया। ए सी की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्योंकि ए सी और जी बराबर होते हैं फॉर अ लो फ्लाइंग सैटेलाइट। नाउ ये देखें, नेगेटिव एफ एन उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का एफ एन हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू इस साइड पे है ये वाला एम जी, और ये वाला एम जी इधर आके ये भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब एम जी और एम जी प्लस माइनस में हैं तो ये कट जाएंगे, तो एफ एन यानी नॉर्मल फोर्स बच जाएगी ज़ीरो के इक्वल। एफ एन क्या आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी थी। मैंने कहा था अगर मैं किसी तरह साबित कर दूँ कि नॉर्मल फोर्स ज़ीरो है, नॉर्मल फोर्स क्या था, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर स्प्रिंग है ना, उसके अंदर मौजूद फोर्स, जो कि हमें रीडिंग का देती है ना, हमें रीडिंग का बताती है कि इतना वेट है। अब ये ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब ये हमें बता रही है कि कोई वेट नहीं है। तो क्या ऑब्जेक्ट बांधा हुआ नहीं है, उसका कोई ना कोई वेट भी होगा, चाहे वो पूरा बंधा ही हो, जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। फिर भी स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर इनका वेट नहीं आता, क्योंकि नॉर्मल फोर्स ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि इनका वेटलेसनेस हो चुका है, इनका अपेरेंट वेट ज़ीरो हो चुका है, रियल में तो इनका जो वेट है वो तो रहने वाला है। ओके, ये था बच्चों आज का टॉपिक, जिसमें हमने वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स को अच्छे तरीके से समझा।